नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज मुद्दा का विषय है केजरीवाल का मिशन गुजरात। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल धड़ाधड़ वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक और ऐलान किया कि अगर गुजरात में आपकी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज खरीदने के लिए एक तंत्र भी बनाया जाएगा। देवभूमि द्वारका जिले के द्वारका शहर में किसानों को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भूमि का एक नया सर्वेक्षण करने का भी वादा किया है, क्योंकि किसान हाल ही में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण से खुश नहीं है। केजरीवाल ने कहा, हर साल एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन कृषि उपज उस कीमत पर नहीं बेची जाती है। यह मेरी गारंटी है कि अगर किसानों को कोई खरीदार नहीं मिलता है तो हमारी सरकार उपज एमएसपी पर खरीदेगी। हम 5 कृषि उपज जैसे गेहूं और धान के साथ शुरुआत करेंगे और फिर इसमें और उपज जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में आपकी सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि गुजरात में किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए रात में बिजली मिलती है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम दिन में बिजली देंगे, वह भी 12 घंटे के लिए। हम इस सरकार द्वारा किए गए भूमि सर्वेक्षण को भी रद्द कर देंगे और एक पुनः सर्वेक्षण का आदेश देंगे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि दिल्ली की तरह गुजरात के किसानों को विभिन्न आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होने की स्थिति में 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर छापेमारी के बाद से गुजरात में आपका वोट शेयर 4% बढ़ा है। उसके गिरफ्तार होने पर यह बढ़कर 6% हो जाएगा। इस साल के अंत में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया था। तो आज का जो हमारा विषय है, जो आज का हमारा मुद्दा है, वो है केजरीवाल का मिशन गुजरात। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जुड़ गए हैं। इसके साथ ही आपसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। रमेश जी, पहला सवाल आपसे ये कि दिल्ली में आपने जो वादे किए थे, क्या वो सब पूरे हो गए हैं? जी हाँ, उसमें से मैं साफ कह रहा हूँ, उसमें से 70 से 80% वादे पूरे हो चुके हैं। और अब जो हमने तत्कालीन चुनाव में 2020 में वादा किए हैं, हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्कूल बनाने का वादा, नए हॉस्पिटल बनाने का वादा, मुफ्त शिक्षा देने का वादा, मुफ्त इलाज देने का वादा, ये तो हम पूरा कर चुके हैं। स्कूल बनाने का वादा अभी आपने कहा, स्कूल बनाने का वादा तो जरूर किया है, लेकिन स्कूल नहीं बने हैं, स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। लोकपाल तो आया नहीं, इसी को लेकर आप सरकार में आए थे। मैडम, जो लोकपाल है उसका बिल पार्लियामेंट ने लोकपाल बिल के रूप में पास किया था और उसमें ये व्यवस्था थी कि राज्यों में लोकायुक्त रखे जाएंगे। दिल्ली में भी लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट हो चुका है, वो काम कर रहे हैं। और कुछ शिकायतें हमारे विधायकों की और कुछ शिकायतें दूसरी पार्टी के विधायकों की भी लोकायुक्त के पास है। अच्छा, तो वो आ चुका है। अच्छा, ठीक है। फ्री बिजली का क्या हुआ सर? फ्री बिजली का वादा था, लेकिन अब बिजली अब फ्री नहीं है। देखिए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा था, उसके ऊपर सब्सिडाइज रेट पे देने का वादा था। तो 200 यूनिट तो मैडम आज भी फ्री मिल रही है। आप कहें मेरे पास मेरा अपना बिल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो जो वायदे बिजली को लेकर के किए गए थे, वो तो पहले ही कार्यकाल में पूरे कर दिए गए। अच्छा, ऐसा नहीं है। अब हमने एक नई चीज की है। हाँ, वो भाजपा के लोग बड़ी आलोचना कर रहे थे, रेवड़ी 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 रेवड़ी।
तो हमने कहा ऐसा भैया, बिजली की सब्सिडी अगर आपको रेवड़ी लगती है तो 1 अक्टूबर से व्यवस्था कर दे रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मना कर दो। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं इसका। आलोक जी, देखिए रेशु जी, श्रीवास्तव जी ऐसे पार्टी से आते हैं जहां झूठ के पुलिंदे पर ये गुमराह करते हैं जनता को। इन्होंने 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था, अब मात्र 14,000 नौकरी दिया। इन्होंने स्कूल खोलने का वादा किया था कि हम और ज्यादा स्कूल खोलेंगे, 16 स्कूल बंद हो गया। इन्होंने नए अस्पताल खोलने का वादा किया था, एक भी नया अस्पताल नहीं खुला। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई और इलाज, समुचित इलाज की बात की थी। मोहल्ला क्लिनिक में बहस होती है। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर बिल बनाते हैं फर्जी, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जितने पेशेंट देखोगे उतने पैसे मिलेंगे। वो देखता 20 को है और बनाता है 100 का बिल। वहां दवाई लेने के लिए लोग जाते हैं, दिखाने कोई नहीं जाता है, उसमें जगह ही नहीं है खड़े होने और बैठने का तरीके से। तो ये सब बातें इनकी झूठ। और जो ये बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं, ये जहांगीरपुरी के अलावा और कहीं भी मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है, और जो 200 मिल रही है उसके बदले जो दूसरा बिल आ रहा है वो बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा है। अच्छा चलिए, स्कूल की आपने आलोक जी यहाँ पर बात की, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने जो वादे किए वो तो किए, लेकिन आपको स्कूलों के जो वादे हैं, स्मार्ट स्कूल बनाने के जो वादे हैं, वो गुजरात इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आए? आपकी सरकार सोई हुई थी क्या इससे पहले? जो अभी 4 स्मार्ट स्कूल बनाने का निर्देश दिया गया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 4 स्मार्ट स्कूल अहमदाबाद में बनाए जाएंगे, उससे पहले ये वादे क्यों नहीं किए गए? देखिए मैडम त्यागी, चुनाव के वक्त बहुत सी चीजें, बहुत से लोग बहुत कुछ करने लगते हैं। हाँ, जनता को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए। गुजरात ये अवकाश का सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जिस समय शादी होती है उस समय लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अलग बात है, शादी के बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन बीजेपी की सरकार वहाँ पिछले 25 साल से सर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जब झूठे निकल जाते हैं तो कई बार तलाक की नौबत भी आ जाती है, ये भी आप याद रखिए। आपकी बात बिल्कुल सिर आंखों पर, लेकिन जो आदमी 25 साल से रूल कर रहा है उसके वादे तो पक्के होंगे, तभी तो जनता हमसे डिवोर्स नहीं ले रही है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं है, 25 साल से हम वहाँ पर सुशासन दिए हुए हैं। और गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है और राज्यों के मुकाबले, और वहाँ और भी ज्यादा प्रगति हम ला रहे हैं। ये महाशय वहाँ पहुँच के जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, ये वहाँ की जनता को कबूल नहीं होगा। डाइवोर्स की आपने बात की तो वहाँ वो तो हमने बिहार में भी देख लिया। खैर इस मुद्दे पर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बात गुजरात की कर रहे हैं। हम गुजरात की बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि आधे घंटे का समय है और मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। आज बात गुजरात की है। बिहार में हमने नहीं डाइवोर्स किया, हमने 40-42 आदमी को की MLA वाले को चीफ मिनिस्टर मान लिया, डाइवोर्स उन्होंने किया। अब जो उनकी स्थिति बनेगी आने वाले समय में, ये नौबत आई क्यों? नौबत आई क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से तो बजती नहीं है ना सर, दोनों हाथों से बजती है। फिलहाल मैं गुजरात के मुद्दे पर आना चाहूंगी। अति महाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा, प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना। अच्छा ये बताइए, किसानों की जो हालात हैं वो गुजरात में सुधरे नहीं हैं, अभी भी किसान वहां पर परेशान हैं, और ऐसे में अगर फ्री बीज को लेकर मुफ्त रेवड़ी की बात जो आप बार बार यहां पर कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो फिर क्या बुरा है? जैसे कि आपने ही कहा कि चुनावी वादे तो किए जाते हैं। देखिए हम इतना सशक्त बनाते हैं लोगों को कि खुद इन चीजों को पूरा कर सके अपने दम पर। ये मुफ्त, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि अगर आप किसी चीज का मुफ्त का वादा करते हैं, रेवड़ी बांटने का वादा करते हैं, तो पहले ये बताइए देश और प्रदेश को कि इसके लिए पैसे का प्रावधान कहाँ से किया गया है। तो ये बता नहीं रहे हैं। जब जा रहे हैं 5-7 दिन के बाद तो कुछ नया रेवड़ी बांट के आ रहे हैं। लेकिन सर ये तो अभी आपने ही कहा, अपनी ही बात से आप यहाँ पर मुकर रहे हैं। मैंने जब शुरुआत करी उससे पहले ही आपने यहाँ पर कह दिया कि इलेक्शन से पहले तो वादे किए ही जाते हैं। तो इन वादों को वहाँ की जनता नहीं स्वीकारेगी, इन वादों को ठोकर मारेगी। वो जानती है वहाँ 25 साल से जो शासन चल रहा है उसमें वो सुख चैन अमन चैन में है। ऑलवेज देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसा कोई विश्व में प्रदेश नहीं है कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की स्कोप बच गई हो।
चलिए रमेश वहाँ जी भी से, अभी और इम्प्रूवमेंट रमेश जी होगा। से जवाब ले लेते हैं। रमेश जी, सहमत हैं आप? देखिए, ऐसा है कि 25 साल नहीं 27 साल हो रहे हैं बीजेपी को वहां पे शासन करते हुए, और आप देखें कि समाज का हर वर्ग जो भी अपनी मांग इनके सामने रखता जाता था, ये सत्ता के मदहोश होकर के इतने बैठे हुए थे कि किसी भी वर्ग की मांग नहीं मानते थे। ठेकेदारी प्रथा पे वहां पुलिस वाले रखे जाते, जब वो अपनी सैलरी को ग्रेडेड सैलरी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उनको कह दिया जाता है जाओ अदालत में चले जाओ, हमारी मांग उठाने के बाद उनकी सैलरी बढ़ाएगी, हालांकि ग्रेडेड अभी भी नहीं की गई है। कहने का मतलब क्या है कि ये 27 वर्षों से वहां इसलिए थे क्योंकि इनके सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं था। अच्छा, इनके सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं था, लेकिन आप बताइए, आपको एक सेकंड, आपको लगता है कि आपने जो नाम घोषित किया है यहाँ पर मेधा पाटकर का, वो एक मजबूत विकल्प वहां पर है? क्योंकि अगर वो आपके लिए वहां पर मजबूत विकल्प हैं तो ये बताइए कि आपके 13 नेताओं ने कहा है कि अगर वो वहां पर सीएम पद की दावेदार होती हैं तो हम पार्टी छोड़ देंगे। अभी से कलह मच गई है आम आदमी पार्टी में। मैडम, जो आपने बोला कि नाम घोषित किया है, अभी ऐसा तो नहीं हुआ, तो प्लीज थोड़ा वेट करिए। ये स्पेकुलेशन पे और सर मुझे लगता है कि शायद आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के आए हैं। आप जब जाएंगे तो एक बार न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा। आलोक जी, घोषणा नहीं की गई है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कोई आधिकारिक घोषणा। चलिए सर डिबेट खत्म होगी ना तो मैं ही आपको लिंक शेयर कर दूंगी, कोई बात नहीं है, मैं सारे लिंक पेपर्स के आपको शेयर कर दूंगी। आलोक जी, इनके नेता आप देख लीजिएगा, गुजरात चुनाव के पहले जब भी ये नाम घोषित करेंगे इनके आधे आदमी भाग जाएंगे और ये ठगा महसूस करेंगे। इनको अपनी अभी इनकी पकड़ नहीं बनी है और ये देश का प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे हैं जी। ये पूरे देश का दौरा करने का अनाउंसमेंट कर दिए हैं। ये सारे दल के लोगों को कह रहे हैं हमारे दल में आ जाओ। अरे भैया, दिल्ली तो आधा स्टेट है, पंजाब पूरा स्टेट है, अभी हिंदुस्तान के 1.5 राज्यों में तो आपकी सरकार है, उसके बिना पर आप देश का प्रधानमंत्री और मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, जबकि आपके 2 हेल्थ मिनिस्टर जेल में हैं, आपके उप मुख्यमंत्री किसी दिन जेल जाने वाले हैं। आपने अगर ये शराब नीति इतनी अच्छी थी तो जैसे सीबीआई का रेड हुआ आपने उसको पलट दिया, पुरानी वाली व्यवस्था लागू कर दी। क्यों कर दिया भाई? अगर आपकी व्यवस्था ठीक थी अड़े रहते उस पर। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने लोगों को रेवड़ी बांटकर कुछ दिन के लिए ठग लिया है, अब आगे इनका ये चलने वाला नहीं है। रमेश जी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देखते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, जहां कर के पैसों को विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। सब कुछ ही फ्री में देना है तो जनता का कर भी माफ करा दीजिए। देखिए, पहले तो मैं उस मेधा जी की बात पे आऊंगा। मैं स्पष्ट रूप से जोर देकर के कह रहा हूँ सर, उस पे आके फिर मेरे सवाल का भी जवाब देना है आपको, इसको भी याद रखिएगा। बिल्कुल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मैंने भी जवाब में इतना जोर देके कहा कि अखबार का लिंक शेयर कर देती हूँ तो मैंने तुरंत इंटरनेट पे ढूंढा। ये सुरेश नाकुआ जी भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता हैं, उन्होंने एक कयास लगाया है, अंदाजा लगाया है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ, ये जो आप फ्रीबी वाली बात कर रही हैं, बिल्कुल भारतीय संविधान में वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की गई है, क्योंकि भारत में जो आर्थिक स्तर पर समाज में असमानता है, यदि उसको और बढ़ाया गया तो समाज में विघटन होगा, विस्फोट होगा और समाज में अशांति बढ़ेगी। इसके लिए आपको जो लोग समाज की मुख्य धारा में से विकास से पीछे छूट गए हैं उनको सहयोग करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो सरकार को जनता से ही कर मिलता है उसका ही एक हिस्सा वेलफेयर स्टेट के रूप में खर्च किया जाता है। अब आप इसका एक एग्जांपल देखिए, मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु में शुरू की गई थी और फिर पूरे देश में गई। तो आखिर ये क्या है? मिड डे मील स्कीम भी तो क्या बंद कर दी जानी चाहिए? नहीं, वो गरीब बच्चे जो बेचारे भोजन की वजह से नौकरी करने को मजबूर थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, कम से कम अब वो स्कूल आ रहे। तो जो ये आप कह रहे हैं फ्रीबी जी नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं उनको भी हम हाथ का सहारा देकर के अपने बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्रीबी नहीं है,
ये भारतीय संविधान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश है और हर पार्टी कर रही है मैडम। बीजेपी भी कर रही है, ये कांग्रेस भी कर रही है, करते चले आए हैं ये लोग। जो फ्री राशन की स्कीम है, उज्ज्वला की योजना थी और है भी, अभी वो क्या है? जब आप उन्हें फ्री में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज के उन वर्गों का भला होता है जो विकास की मुख्य धारा से पीछे जुड़ गए। तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर पार्टी ऐसा कर रही है। और इस देश में RTE बना हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें तो स्पष्ट रूप से मैंडेटेड है, लीगली मैंडेटेड है कि कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना सरकारों की जिम्मेदारी है। तो इसे संसद का बनाया हुआ कानून है, हम उसका पालन कर रहे हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि साहब ये तो आप तो जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी नहीं, जनता के पैसे का जनता के लिए उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। हम भी चाहते तो अपने लिए 10,000 करोड़ का जहाज खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, हम उसको स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन इसमें लगा रहे हैं। चलिए, तो क्या गलत कर रहे हैं? जहाज की आपने यहाँ पर बात करी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं जरा आलोक जी से। मुझे एक बात बताएं, अगर इनके सारे फ्री बीज बहुत अच्छे थे तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? मुझे इसका जवाब दे दें। हाँ, बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो आपके साथ समर्थन रखने वाले अधिवक्ता महोदय ले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जब उनसे पूछा कि जो आपकी वेलफेयर स्कीम है उसका क्या, तब जानते क्या तर्क आया कि अच्छा ऐसा करते, एक कमेटी बना लेते हैं और कमेटी बना करके ये देखते हैं कि कौन सी स्कीम चलनी चाहिए और कौन सी नहीं चलनी चाहिए। उनसे जवाब नहीं देते बना। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी पार्टी के समर्थक अधिवक्ता हमें ध्यान में रख करके ले गए थे, तो साहब ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जनता के पैसे से जनता की सेवा कर रहे हैं। और आपको तकलीफ हो रही है कि गरीब जनता की सेवा नहीं होनी चाहिए। अब आपको गरीबों की भलाई से तो तकलीफ होगी, क्योंकि आपको 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देते हैं अपने उद्योगपति मित्रों के। 68,000 करोड़ रुपए आपके कुछ लोग मेहुल चोकसी एंड कंपनी, विजय माल्या एंड कंपनी लेकर के विदेश आपकी निगरानी में भाग जाते हैं। तो आपको तो चिंता होगी ना। बिल्कुल, इसका जवाब तो बनता है आलोक जी, इसका जवाब तो बनता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पहले अपने स्टैटिस्टिक्स ठीक करके तब बोलिए। मालिया भागा था 2009 में और चौकसी भागा था 2011 में। ये दोनों समय कांग्रेस का शासन था। जी नहीं सर, जी नहीं, माल्या और चौकसी, माल्या भागा 2011 में, मार्च 2011 में माल्या का जहाज उड़ा था भारत से। आप 2011 में किसकी विजय माल्या भागने के एक दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से संसद के गलियारे में मिला था। भागने के एक दिन पहले आप और उसके बाद अगले दिन वो लंदन में नजर आया। 2011 में किसकी सरकार थी? हाँ जी, सरकार 2015 अरुण जेटली जी से मिलकर हो गया। आप गलत बोल रहे हैं। आप फैक्ट चेक कीजिए। मैं भी चेक कर लेता हूँ। फैक्ट चेक कीजिए। और मैं भी दूसरी बात कर लेता हूँ। हाँ, चेक कर लीजिए। दूसरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें यह तय होगा कि कौन सी चीज फ्री के दायरे में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और रही बात गरीबों के बारे में, जी भाई साहब, आलोक जी मैंने तुरंत चेक कर लिया। माल्या लेफ्ट इंडिया मार्च 2016, 2016। मेरी बात सुनिए। नहीं सर, अब ये बात तो मान लीजिए ना कि वो आपके शासनकाल के दौरान भारत से गए। तो चौकसी उसके पहले भागा है। अरे क्या बात कर रहे साहब, चौकसी एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए। और उसके बाद रही गरीबों को ऊपर उठाने की बात, तो टॉयलेट से मुक्ति दिलाना, खेत में शौचालय से मुक्ति दिलाना, ये काम किसने किया? लोगों को घर देने का काम किसने दिया? लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज देने का काम किसने किया? ये आपकी सरकार ने नहीं किया, ये पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और एक चीज आप नोट कर लीजिए, आज भी जो आपके केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रेस में हैं, तो हिंदुस्तान के सिर्फ 4% लोगों की पसंद है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24% लोगों की पसंद है।
तो आप मीलों तक हमारे पर पास। आलोक जी सवाल यहाँ पर ये भी तो बनता है ना कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की सरकार तो है ही नहीं ना, जिस राज्य में होगी वहीं तो सुविधा देगी। ये सुविधाएं तो आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि कई राज्यों में तो आप ही की सरकार है ना, बीजेपी की। तो हमने ये जो चीजें गिनाई हैं, हाँ। जो जनता के वेलफेयर स्कीम, ये हमने पूरे हिंदुस्तान में लागू किया है। ये सिर्फ हमने अपने राज्यों में नहीं लागू किया है। और हम रेवड़ी दे तो ठीक नहीं है, यही ना। हम रेवड़ी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम पक्के मकान बना के दे रहे हैं, हम शौचालय से मुक्ति दिला रहे हैं। आपको क्या मालूम, आप गांव के रहने वाले नहीं है। तो महिलाओं को रात में रोड पर जाना पड़ता था, और जब गाड़ी की लाइट बनती थी और उनको खड़ा होना तो उस दर्द को आप नहीं समझेंगे। आप एयर कंडीशन रूम में रहने वाले लोग हैं, आपको क्या मालूम गांव की महिलाओं का क्या दर्द था। शौचालय से मुक्ति उनको कितना राहत दी है, आपको क्या मालूम। आधे टाइम रेप का शिकार हो जाती थी, आधे टाइम शर्मनाक स्थिति में खड़ा होना पड़ता था। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे उनका ये दर्द मालूम है। आज उनके अंदर कितना खुशी है इस बात से जो शौचालय से मुक्ति मिली है, ये आप नहीं सोच सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने सोचा और नरेंद्र मोदी ने किया, इसको असली जामा हमने पहनाया, और आज हिंदुस्तान मुक्त हो चुका है इस चीज से। और रही बात आपदा में राशन देने की बात, तो 80 करोड़ जनता को हमने कोरोना काल में राशन देने का काम किया, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था, वो घरों में कैद हो गए थे। आप क्या बात करेंगे। और आज हिंदुस्तान IMF के रिपोर्ट के अनुसार, रिशु जी, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जी, क्या बात आप कर रहे हैं। आप देखिए अमेरिका का क्या हाल है, यूरोप का क्या हाल है। चलिए अमेरिका और यूरोप के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। और आप दोनों डिबेट में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी, रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।